एक बहुत अच्छी बात है, दिल्ली में लगातार जो लाल किले में काव्य सब मंच होता है, बहुत आप एक अधिकारी हैं जो हिंदुस्तान के, जो लगातार 9 साल से आप उसमें काव्य मंच में शिरकत कर रहे हैं और शामिल हो रहे हैं, कैसा अनुभव रहता है सर? एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। देखिए, मैं बताऊं ना कि लाल किले पर पहली बार जब मैं कविता पढ़ने गया था, तो मैं चूंकि बचपन में कवि सम्मेलनों में जाता था, मैंने काका हाथरसी, निर्भय हाथरसी, सुरेंद्र शर्मा, अशोक चक्रधर, हरिओम पमार, नीरज जी, तमाम कवियों को श्रोता में घंटों बैठकर पूरी पूरी रात सुना था। कवियों के प्रति एक आदर था मेरे मन में। तो मैं जब कभी अपनी नेशनल पुलिस एकेडमी में या कभी किसी मंच पर कविता पढ़ता था और मुझे लोगों से तालियां मिलती थी, तो मेरे मन में उत्साह रहता था। कई बार मैं लाल किले से पहले कई बड़े मंच पर जाने का सौभाग्य मिला, लेकिन लाल किले पर जब पहली बार मुझे बुलाया गया 2004 जनवरी में, तालकटोरा के स्टेडियम में वो कार्यक्रम हुआ था। लाल किला सुरक्षा कारणों से उस वक्त नहीं मिल पाया था, लेकिन एक जो माहौल था, करीब 7-8 हजार लोग स्टेडियम के अंदर, कुछ लोग पर्दों पर बाहर देख रहे हैं, तो उस माहौल का जो अनुभव है और जो अपना एक वो कहते हैं कि दिल में एक वो होती है कि हाँ, मैं इस मुकाम तक आ गया, ये मेरा मतलब दायरा नहीं था, ये मेरा फील्ड नहीं था, मैं पुलिस की नौकरी करता हूँ और मैं एक साहित्य के इतने बड़े मंच पर, जहाँ देश के सबसे श्रेष्ठ कवि मौजूद हैं, उनके साथ और इतने बड़े मंच पर मुझे पढ़ने का मौका मिल रहा है, वो मैं मान सकता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़े गर्व का और बहुत बड़े भावना का क्षण। सर बिल्कुल, विश्व हिंदी सम्मेलन जो होता है, आप उसमें भी भाग ले चुके हैं, शिरकत कर चुके हैं, भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, भारत की नुमाइंदगी कर चुके हैं, पहले न्यूयॉर्क में, फिर जोहान्सबर्ग में, वहाँ का कैसे अनुभव रहा सर? देखिए, ये जो विश्व हिंदी सम्मेलन होता है, ये विदेश मंत्रालय का एक उपक्रम है जो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए वो हर 4 साल में किसी बड़े शहर में ये आयोजन करते हैं। न्यूयॉर्क में आयोजन की एक बड़ी बात ये थी कि उसका उद्घाटन संयुक्त राष्ट्र के कक्ष में हुआ और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव वर्तमान है वॉन की मून ने किया था, और उन्होंने उसके संबोधन में जब हिंदी में पहली बार कुछ शब्द कहे, तो हम लोगों के लिए बड़ा गर्व का अनुभव था कि संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक रूप से नहीं, लेकिन हिंदी गूंजी है। विश्व हिंदी सम्मेलन में जितने लोग आते हैं, हजारों की तादाद में आते हैं, वो हिंदुस्तान के ही नहीं, दूसरे देशों के भी हिंदी के विद्वान होते हैं। तो जो विश्व हिंदी सम्मेलन है, ये हिंदी के साहित्यकारों का एक बड़ा समागम होता है। तो उनके बीच में अपनी बात कहना आपकी परीक्षा है। मुख्य वक्ता के रूप में आप नहीं, मुख्य वक्ता हो या किसी भी रूप में हो, लेकिन उनके बीच में कोई बात कहना जहां आपको मालूम है कि चाहे वो मंच पर हो या मंच के परे हो, हर व्यक्ति आपसे श्रेष्ठ है, हर व्यक्ति एक बड़ा साहित्यकार है, हर व्यक्ति ने हिंदी साहित्य की सेवा की है। मैं साहित्य का विद्यार्थी नहीं हूँ, मूलतः विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। साहित्य मैं पढ़ने में लिखने में मेरी रुचि रही है, लेकिन उन बड़े साहित्यकारों के बीच में अपनी परीक्षा देना, मैं मानता हूं कि वो भी एक अनुभव है। वहां अपनी बात कहने का मौका मिलना सम्मान की बात तो है ही, लेकिन मैं वहां अपने आप को एक परीक्षार्थी माना, क्योंकि जितने लोग वहां आए थे वो हिंदी के मूर्धन्य विद्वान थे। सर जोहान्सबर्ग में क्या रहा सर? जोहान्सबर्ग में जो अभी हाल ही में 2012 में हुआ था, एक तो ये था कि एक ऐसे मुल्क में जाने का मौका मिला जो हमारे राष्ट्रपिता की कर्मस्थली रही थी। तो हम लोगों ने गांधी की जीवनी पढ़ी है, गांधी के बारे में पढ़ा है, गांधी के सत्य के प्रयोग पढ़े हैं, और ये मानते हैं कि इस देश को जिस तरह से उन्होंने आज़ादी दिलवाई और आंदोलन का नेतृत्व किया, वैसी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। लेकिन गांधी को जानने वाले और मानने वाले लोग हिंदुस्तान में कम हैं, और मैं मानता हूं कि दक्षिण अफ्रीका में आज भी ज्यादा है। और उन लोगों को इस चीज का बहुत गर्व है कि गांधी को आपने एक बैरिस्टर बनने के लिए भेजा था, उन्होंने गांधी को महात्मा बना के भारत भेजा, और गांधी के ही एक अनुयायी नेल्सन मंडेला ने उस देश को आजादी दिलाई। तो जहां पे आप जाएं, जोहान्सबर्ग में जहां गांधी का पुस्तकालय है, जहां गांधी की स्मृतियों को म्यूजियम में समेटा गया है, जहां गांधी के नाम पर चौराहे बनाए गए हैं, तो आपको लगता है कि आपके राष्ट्रपिता का आपसे ज्यादा सम्मान जोहान्सबर्ग में है, डरबन में है। तो वो बात हमें गर्व देती है कि हमारे मुल्क के अलावा गांधी को मानने वाले और जानने वाले दूसरे मुल्कों में भी बहुत। हाँ सर बिल्कुल, आपके कुछ काव्य संग्रह भी आए, मैं समय, स्मरण यात्रा, और कुछ आने वाले कई अनकई। तो इसका इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? मैं समय जैसे मैंने पढ़ा, इसमें काफ़ी अच्छी कविताएं, बहुत खूबसूरती से उनके शब्दों को पिरोया गया है, कहाँ से ला के
एक कटाक्ष भी है समाज पे, एक उस पे, और कई जगह बहुत खूबसूरती से अपनी बात कही गई। तो क्या कहाँ से इंस्पिरेशन आया था ये एकदम से? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि कविता वही होती है जो आप अपने चारों तरफ अनुभव करते हैं, देखते हैं। मैं मानता हूँ कि पुलिस के रूप में कई बार हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें समाज की दिखाई पड़ती हैं जो सामान्य व्यक्ति को शायद देखने का मौका ना मिले। तो जो भी मैंने अनुभव किया, जो भी मैंने देखा, उसको मैंने कविता में लिखा। और मुझे बहुत इस चीज़ में कहने में कोई वो नहीं है कि मुझे किसी भी तरह की असुविधा, कई बार लोग कहते हैं कि आप शासकीय नौकरी में और आप व्यंग और कटाक्ष लिखते हैं। मैं कहता हूँ कि मैं सच्चाई के साथ बात कहता हूँ। मैं किसी व्यक्ति के प्रति कोई दुराग्रह या पूर्वाग्रह नहीं रखता हूँ। और इसलिए मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर की जो पीड़ा है वो कविता में अभिव्यक्त होती है। सर, एक कहीं अनकहीं भी आपका काव्य संग्रह आने का मतलब कब तक उस नहीं, कहीं अनकहीं में मेरे सारे संस्मरण हैं जो मेरे विद्यार्थी जीवन से लेके वर्तमान तक के परिवेश में, जो भी हर शहर में, चूंकि मैंने दर्जनों बार अपने ठिकाने बदले हैं, ठौर बदले हैं, तो हर ठौर ठिकाने की एक कहीं अनकहीं है। अच्छा। कुछ चीज़ें जो मैंने अनुभव की उस शहर के बारे में, कुछ चीज़ें जो मैंने अनुभव की पुलिस अधीक्षक के साथ, कुछ चीज़ें जो मैंने अनुभव की वहाँ के नागरिकों के साथ, उन सबकी एक संस्मरण यात्रा है और वो गद्य संग्रह है। अच्छा सर, मैं समय में हम चाहेंगे थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी आपके मैं समय में जो कि कुछ अशार, कुछ थोड़ी पंक्तियाँ सुनने को मिले और वो भी उससे रूबरू हो सके। देखिए, मैं मानता हूँ कि अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर सबसे अच्छा कुछ लिखा है, मैं वही पहले दर्शकों को अपनी बात रखना चाहूँगा। मैं ये मानता हूँ कि पुलिस की शहादत को भी लोग नमन नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इस देश में आतंकवाद और नक्सलवाद पर चर्चाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन जब आतंकवाद और नक्सलवाद से सामना करने की बात आती है तो हमला चाहे संसद के हो, चाहे अक्षरधाम के मंदिर पर हो, चाहे कश्मीर की विधानसभा में हो या छत्तीसगढ़ के जंगलों में हो, सबसे पहले कोई हेमंत करकरे, कोई मोहनचंद शर्मा, कोई तुकाराम ओमले, कोई कमलेश कुमारी, कोई विनोद चौबे, कोई जियाउल हक आते हैं और इस मादरे वतन के ऊपर, लोकतंत्र के मंदिर पर सबसे पहले शीशदान करके जाते हैं। उनकी कोई अंतिम इच्छा होती है, उस अंतिम इच्छा को मैंने अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। आतंकवादियों की गोली से मारे गए वीर सिपाही के शरीर के पास से जब मैंने उसकी डायरी को उठाया तो उसके संस्मरणों में उसकी अंतिम इच्छा को मैंने इस तरह लिखे हुए पाया। मेरी लंबी सेवा में पुलिस थाने के अलावा और कोई सरकारी कार्यालय नजर नहीं आया जब मैंने पूरे साल 24 घंटे कभी ताला लटका नहीं पाया। बहुत खूबसूरत। मेरी जिंदगी में कभी छुट्टी का संडे या मंडे नहीं आया। चारों तरफ जगमगाई जब दीपों की लाली तो मैंने भी मना ली दिवाली। जब रंग गुलाल उड़ाती निकली मस्तानों की टोली तो मेरी भी मन गई होली। पड़े न खलल चैन में, टूट न जाए ताले कहीं, मैंने बेचैन आंखों में नींद डुबोली। धूप, सर्दी या बारिश न कर पाई मेरे जोश को ठंडा, मैं तो करता रहा ड्यूटी लेके हाथ में डंडा। बहुत खूबसूरत। सच कहूं, ख्याल तो मेरे मन में भी बहुत आए, घर जाकर बीवी से बतियाऊं, पिक्चर ले जाऊं, मेला घुमाऊं, बच्चों को पढ़ाऊं, थपकी दे सुलाऊं, पर कमबख्त ड्यूटी ने हमेशा आफत डाली। कभी मन मसोस डाला, कभी कल पे बात, और जमाने ने भी देखा तो हिकारत से देखा। गलती पे खाई अफसर की डांटें, जिसके दामन में हों सिर्फ नफरत और कांटे, तुम ही बताओ वो फूल कहां से बांटे। माना मेरी वर्दी में नजर आते हैं काले धब्बे, पर अब तो इल्जाम है नींव की ईंट से शिखर तक। हर कोई बेताब है नहाने को, भ्रष्टाचार की गंगा पैर से सर तक। जब हर चेहरे पर पुत रही हो काले, तो मैं ही उजला नजर कैसे आऊं। जिस समाज में दुर्लभ हो गया हो ईमान का सावन, वहां मैं अपनी वर्दी कैसे चमकाऊं। और जिस पूरी बात के लिए मित्रों मैंने कविता लिखी है, वो दर्द मेरा नहीं है, लाखों पुलिस वालों का है। सर बिल्कुल, आपने एक पूरा दर्द निकाल लिया, अपनी पूरा अनुभव निकाल दिया कविता में। आपने किस तरह से पुलिस वाले के सामना करते हैं, चुनौतियों का करते हैं, परिवार का करते हैं, पूरी एक जो ये पुलिस के लिए एक इंस्पिरेशन है कि किस तरह उनका दर्द है, उनकी तो खुशी है, एक पूरी कविता में आपने निचोड़ कर रख दिया। और ये शब्द जो आपके एक एक अल्फाज जो है, एक एक शब्द जो है, एक पुलिस की
दर्द को बयां करते हैं, पुलिस की तकलीफ को बयां करते हैं, पुलिस के अनुभव को बयान करते हैं। इसी कविता का जो मेरा अंतिम छंद है वो मैं कहना चाहता था कि पुलिस की पीड़ा लोगों को मालूम नहीं है। हमारी पीड़ा ये है कि हर रोज ड्यूटी पर पुलिसकर्मी मरते हैं, लोगों की आंखें नम नहीं होती। फौजियों के मरने पर पूरे देश का नमन होता है, चाहे वो संसद के सामने हो या बंबई के अस्पताल के बाहर। पुलिसकर्मियों के मरने पर बहुत कम होती हैं वो जो आंखें नम होती हैं। बिल्कुल सर, बहुत मौत चाहे कारगिल की घाटी में हो या संसद के दरवाजे पर या बंबई के कामा अस्पताल के बाहर या बीरप्पन की गोलियों से, मौत कोई कमतर नहीं है। मैं उन साथियों के लिए नमन करना चाहता हूं कि हम बांग्लादेश मुक्ति और कारगिल गाथा बड़े गर्व से गाते हैं। वीर शहीदों के किस्से हम सुनते और सुनाते हैं। जितने फौजी एक युद्ध में अपना शीश कटाते हैं, उतने तो हर साल यहाँ ड्यूटी पर मारे जाते हैं। बहुत बढ़िया। नक्सली और लुटेरों से यह चमन नहीं लुट पाएगा, खाकी वर्दी वालों का बलिदान व्यर्थ न जाएगा। लेकिन जब इतिहास लिखो तुम, कलम उठाओ पन्नों पर, कसम तुम्हें है सच्चाई की, इतना तुम दिखला देना, गर दिखती हो हरियाली और खुशहाली पंजाब की, पुलिस जनों की विधवाओं की सूनी मांग दिखा देना। बहुत बढ़िया। काश्मीर में लोकतंत्र का झंडा जब फहराता हो, कुछ अनाथ बच्चों की बस हंसती तस्वीर दिखा देना। आसाम, मणिपुर और त्रिपुरा में अब विघटन का शोर नहीं, कुछ गुमनाम चिताओं पर तुम श्रद्धा सुमन चढ़ा देना। गर दिखती हो शांति और व्यवस्था की उजली तस्वीर कहीं, डाकू की गोली से घायल लंगड़ी टांग बता दे। सीमा पर लड़ता है फौजी, फौजी अपने दुश्मन से, हम लड़ते अपनों से, अपने मन से। होती है हमसे भी गलती, गलती करता है इंसान, हमको तो करनी है केवल कातिल वैसी की पहचान। कहते हैं कुछ लोग हम हैं वर्दी वाले गुंडे, अपनी भाषा गाली डंडे, बद जुबान हैं, बद दिमाग हैं, भ्रष्ट और निकम्मे हैं। सच्चाई अगर इसमें हो तो मत हमें लगा देना, पर मेरी अंतिम इच्छा पर इतना सम्मान दिखा देना। अगर खाकी वर्दी के पीछे भी दिख जाए इंसान कोई, तो बस प्यार से मुस्कुरा देना। तो बस प्यार से मुस्कुरा देना। बिल्कुल सर, बहुत खूबसूरत बात कही कि प्यार से मुस्कुरा देना। जो पुलिस की दर्द है, पुलिस की जो ड्यूटी है, जो सही बात कही है कि जो एक साल में जंग में कितने सैनिक नहीं मरते हैं, उससे हर साल ड्यूटी पे कभी डाकू के निशाने बनते हैं, कभी लुटेरे के निशाने बनते हैं। जाहिर सी बात है, पुलिस को आज भी फौज के आगे कमतर सोचने के लिए कोई नहीं रहा। आपका जो दर्द है बहुत अच्छे तरीके से आपने बयां किया है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, इसके अलावा आप कवि हैं, एक पुलिस ऑफिसर, इसके अलावा क्या शौक रखते हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि मैं सबसे ज़्यादा, अगर मुझे अब जिस दौर में हूँ मुझे खेलने का बहुत शौक है, खेल देखने का भी और खेल खेलने। बिल्कुल सर, मैं एक चीज मैं बताना भूल गया कि पवन जैन साहब मध्य प्रदेश बैडमिंटन टीम के लगातार कैप्टन भी रहे। जो आप फिटनेस देख रहे हैं, ये कई राज है कि बैडमिंटन के एक अच्छे खिलाड़ी भी हैं और कई जगह पे मध्य प्रदेश पुलिस टीम की नुमाइंदगी कर चुके हैं, कप्तानी कर चुके हैं। सर जी, मैं कहूँगा खेलने का एक जुनून है। इस बात पर कई बार तकरार भी होती है परिवार में, पर मैं शाम को कोर्ट में जाए बगैर नहीं रहता। मैं चाहे कहीं भी हूँ, किसी भी शहर में हूँ, मेरा रैकेट, मेरी किट, मेरे स्पोर्ट्स के कपड़े मेरे साथ चलते हैं। और मैं इस कहने में नहीं है कि मैं साल में कम से कम 300 दिन से ज़्यादा नियमित रूप से बैडमिंटन खेल पाता हूँ। बिल्कुल सर, हम देख ही रहे हैं आपकी फिटनेस का। सर, एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा था, जो आपका एक दौर अलग था जब आप यूपीएससी से सिलेक्ट हुए, सिविल सर्विसेज में आए, आईपीएस बने, अभी भी लोग लगातार आ रहे हैं, यूपीएससी सिलेक्ट कर रहे हैं। आपके दौर में और अब के दौर में क्या चेंजेस आया है? अभी भी आप एडिशनल डीजीपी बनेंगे आगे जाके, तो एक जो नए युवा आईएएस आ रहा है या आईपीएस आ रहा है, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि अगर आप कोई भी लक्ष्य पाना चाहते हैं तो उसके लिए एकाग्र होकर प्रयास करें। और उसके लिए बच्चन जी की इस पंक्तियों से बेहतर पंक्तियां मुझे जिंदगी में कुछ नहीं लगी। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में वह भोला भाला। अलग अलग पथ बदलाते सब पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। अगर हम एक लक्ष्य रहें, मंजिल पर निगाह रखें और उसके लिए प्रयास करें, तो असंभव कुछ भी नहीं। बिल्कुल, ये तो हमारे साथ एडिशनल डीजीपी मध्य प्रदेश पवन जैन साहब, जो एक अच्छा ऑफिसर होने के साथ एक शानदार कवि भी, इंटरनेशनल पर्सनालिटी के कवि हैं।
आज हमने उनसे बात की, उनकी जानी, उनकी ही बातें। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।